आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जो कि आपका इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें हम काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड और पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, जिसमें आज की वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की क्या डेफिनीशन है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, इन चीज़ों को देखेंगे। देन उसकी विशेषताओं को देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर हम इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी यानी पर्यावरण मनोविज्ञान क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसको देखेंगे और ऐसे करके हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप सभी पर्यावरण से पहले से ही परिचित होंगे और आपको पता होगा पर्यावरण की डेफिनीशन भी कि पर्यावरण क्या होता है। अगर एक आम बोलचाल की भाषा में कहें तो हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं वो सभी की सभी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर देखें बताया जा रहा है कि पर्यावरण शब्द का तात्पर्य व्यक्ति के चारों ओर की परिस्थितियों से होता है, जिसमें जैविक और अजैविक दोनों तत्व सम्मिलित होते हैं। मतलब हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। अब उसमें से कुछ चीज़ें जैविक हैं और कुछ चीज़ें अजैविक हैं। तो जैविक तत्व में क्या आते हैं? जैविक तत्व की बात करें तो जैसे पौधे, पेड़ पौधे, जीव या प्राणी कह सकते हैं। इसके साथ साथ मनुष्य और उसका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वातावरण, ये सारी चीज़ें जैविक तत्व में आती हैं। और अजैविक तत्व में आपका जैसे भूमि हो गया, पानी हो गया, वायुमंडल, ये सारी चीज़ें अजैविक तत्व में आती हैं। तो पर्यावरण वो सब कुछ है जो एक व्यक्ति को या एक जीव को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित होता है। यहाँ पर देखें आगे बताया जा रहा है कि मनुष्य इन सभी तत्वों से घिरा हुआ है जो उसके विकास के लिए उत्तरदायी हैं। जो हमारा डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पर डिपेंड होता है। और इसी के लिए हम देखें तो जो डार्विन का सिद्धांत था, डार्विन का जो विकासवादी सिद्धांत था, उसमें उन्होंने बताया था कि जो जीव होते हैं वो पर्यावरण में संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। और जो सबसे फिट होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे फिट होता है वही फिर सर्वाइव कर पाता है, वही फिर जिंदा रह पाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इस धरती पर सबसे बड़े जीव थे डायनासोर्स सबसे बड़े थे, सबसे खतरनाक थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जीव पर्यावरण के साथ संघर्ष नहीं कर पाए। मतलब जो पर्यावरण में चेंजेस आए, जो बदलाव आए, उस बदलाव के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाए। और इसका नतीजा ये हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े जीव, सबसे शक्तिशाली जीव होने के बावजूद भी वो इस धरती से समाप्त हो गए। वहीं अगर हम मानव की बात करें तो इंसान स्टार्टिंग से लेकर जब तक वो आदि मानव था और तब से लेकर अब तक वो प्रकृति के साथ स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है और अपने आप को जो चेंजेस हो रहे हैं उनके अनुसार बदलता जा रहा है, जिसकी वजह से आज भी वो यहाँ पर मौजूद है और सरवाइव कर रहा है। अब ये तो हो गई इन्वायरमेंट की बात, पर्यावरण की, प्राकृतिक पर्यावरण की बात। लेकिन इसके साथ साथ मानव जो है वो प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ जैसे जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण है उससे भी प्रभावित होता है। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण कैसे? तो हमारे आसपास में जो समाज है, जिस समाज में हम रह रहे हैं, वो भी एक प्रकार का पर्यावरण है। कैसा पर्यावरण है? सामाजिक पर्यावरण है। और उसमें हम लोगों से प्रभावित होते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं। तो ये चीज़ें भी मानव को प्रभावित करती हैं। और अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी, जो आपका इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम है, उसमें जब संतुलन बिगड़ जाता है तब क्या होता है? तब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं
पर्यावरणीय समस्याएं उभर कर आती हैं। जैसे जो आप देखते हैं, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया या ज्वालामुखी का फटना हो गया, ये सारी चीज़ें प्राकृतिक असंतुलन की वजह से आती हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं मानव का भी हाथ होता है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो जब ऐसी समस्याएं सामने निकल कर आती हैं तो ये मानव को भी प्रभावित करती हैं और मानव को सिर्फ फिजिकल रूप में ही नहीं प्रभावित करती हैं कि शारीरिक रूप से ही प्रभावित कर रही हों, मानव को मानसिक रूप से भी प्रभावित करती हैं। जैसे मान लीजिए कि अर्थक्वेक आ रहा है, तो अब भूकंप आया जब, तो भूकंप में एक पर्सन का घर, उसने पूरी मेहनत से कमाई करके पैसे इकट्ठा करके उसने अपना घर बनवाया था और वो घर तबाह हो गया, तो अब उसको कितना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है कि उसने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया था उस चीज़ को बनाने के लिए और अब वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर जो इकोसिस्टम है या जो इन्वायरमेंट है उसमें जो चेंजेस की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो मानव को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में प्रभावित करती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण का संदर्भ वह संपूर्ण परिस्थितियां हैं जिनसे व्यक्ति और उसकी दिनचर्या और उसकी कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। मतलब पर्यावरण के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जो व्यक्ति की दिनचर्या को प्रभावित करती हैं, उसके लाइफ स्टाइल को प्रभावित करती हैं, उसके वर्किंग प्रोसेस को, हर चीज़ को प्रभावित करती हैं। इसके बाद हम कुछ डेफिनीशंस देखते हैं। जैसे यहाँ पर बोरिंग ने बताया, बोरिंग नाम है, ये मत समझिएगा कि ये बोरिंग है इसलिए इनका नाम बोरिंग रख दिया गया है। ये इनका एक नाम है बोरिंग। बोरिंग के अनुसार एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो उसको जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। मतलब एक पर्सन जब पैदा हुआ या जब पैदा होने से भी पहले जब वो अपनी माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर और मृत्यु होने तक का जो प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस में जो भी चीज़ें उसके साथ घटती हैं वो हर चीज़ पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। इसके साथ साथ एक और डेफिनेशन देखें तो अनास्टेसी ने बताया, अनास्टेसी बताते हैं कि व्यक्ति के वंशानुक्रम, मतलब वंशानुक्रम का मतलब है कि जो उसको अपने फादर से या फोर फादर से, अपने पूर्वजों से जो उसको क्वालिटीज़ मिली है, जो उसको गुण मिले हैं, जेनेटिक गुण मिले हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो भी चीज़ें व्यक्ति को प्रभावित करती हैं वो सारी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। मतलब जो हमारी जेनेटिक क्वालिटीज़ हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिली हैं, उसको हटा दिया जाए तो उसके बाद जो भी चीज़ें बचती हैं वो सभी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। बात कर लेते हैं पर्यावरण की विशेषताओं के बारे में कि पर्यावरण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो विशेषताएं होती हैं वो काफ़ी हद तक जो आपकी परिभाषा है, जो अर्थ है, उसी अर्थ या परिभाषा से ही कुछ पॉइंट्स लेकर विशेषताओं के रूप में लिखा जाता है। तो अगर आप डेफिनीशंस को अच्छे से जानेंगे तो आपको विशेषताओं को अलग से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उन्हीं डेफिनीशंस में से, उन्हीं परिभाषाओं में से विशेषताएं बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, जो पहली विशेषता है वो आपके ऊपर के डेफिनीशन से ही ली गई है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करने वाली संपूर्ण परिस्थितियाँ पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद दूसरी विशेषता आप क्या लिख सकते हैं कि वंशानुक्रम के अतिरिक्त, मतलब जो अभी आपने सेकंड डेफिनेशन देखा कि वंशानुक्रम के अतिरिक्त सभी घटक, सभी कारक तथा सभी परिस्थितियां जो मनुष्य को प्रभावित करती हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। इसके साथ साथ जीवन तथा व्यवहार की प्रकृति को, व्यक्ति के जीवन और व्यवहार की प्रकृति को प्रभावित करने वाले, मतलब एक पर्सन के लाइफ को और उसका जो बिहेवियर है
उसको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। उसको फिजिकल इन्वायरमेंट, भौतिक पर्यावरण भी प्रभावित करता है, उसके आसपास के लोग भी प्रभावित करते हैं, उसके समाज में कैसे उसको नैतिक आचरण सिखाए जा रहे हैं उससे भी उसका व्यवहार प्रभावित होता है, उसके भावात्मक तथा राजनैतिक शक्तियाँ, ये सारी चीज़ें उसके पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, उसके पर्यावरण का अंग माना गया है और ये सभी चीज़ें उसके जीवन और उसके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। तो एक विशेषता आपकी ये हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें चौथी विशेषता की, तो इसमें बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति किसी विशिष्ट स्थान तथा समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा होता है उसे पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है। जैसे आप कॉलेज आते हैं तो कॉलेज में फिर वो एक कॉलेज का इन्वायरमेंट हो गया। आप कॉलेज में टीचर्स से, बाकी स्टूडेंट्स से, कॉलेज स्टाफ से घिरे हुए रहते हैं, सब लोग आसपास कहीं ना कहीं रहते हैं। तो ये एक प्रकार का कॉलेज इन्वायरमेंट है जिससे आप घिरे हुए हैं और वो आपको प्रभावित कर रहे हैं। तो इसे हम कॉलेज इन्वायरमेंट या कह सकते हैं कि उसको भी हम एक इन्वायरमेंट की संज्ञा दे सकते हैं। अब जो पर्यावरण वर्ड है, तो ये अगर हम ध्यान दें तो पर्यावरण वर्ड कोई आज नया वर्ड नहीं आया है कि आप पहली बार पर्यावरण सुन रहे हैं। पहले से ही पर्यावरण से परिचित हैं और पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी प्राचीन काल से पूजा भी की जाती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे जो प्रत्यक्ष देवता हैं, प्रत्यक्ष जिनको हम भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, तो जैसे हमें ऊष्मा कौन देता है? सूर्य। तो सूर्य भी एक प्रकार का पर्यावरण का पार्ट है और वो हमें एनर्जी देता है, ऊष्मा देता है। तो उनसे हम जुड़े हुए हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत से समाज में पेड़ पौधों की पूजा होती है, जल की पूजा होती है, वायु की पूजा होती है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सभी चीज़ें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं और इन सब की पूजा होती है, पूजनीय है, सम्माननीय है। और पर्सन, एक व्यक्ति इन सब चीज़ों से परिचित है और जुड़ा हुआ है और एक मानव बुद्धि संपन्न है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि मानव बुद्धि संपन्न है तथा वह जो बाकी जीव हैं उनसे श्रेष्ठ भी है। इसीलिए मानव का यह कर्तव्य होता है कि वो पर्यावरण का भोग करे, पर्यावरण को यूज़ करे, लेकिन एक लिमिट में यूज़ करे और पर्यावरण की कोमलता का, उसकी सॉफ्टनेस का ध्यान रखे। कोमलता का मतलब ये हो कि पर्यावरण में ऐसे इतने चेंजेस ना कर दे कि पर्यावरण फिर पता चले कि हमारी विरुद्ध ही हो जाए। जैसे आप देखें दिल्ली में या आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है, गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ पर क्या हुआ है? वहाँ पर वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया? कि पेड़ काटे गए। अब पेड़ काटने से क्या हुआ कि पर्यावरण को हानि पहुंची, तो जिससे वायु में जो ऑक्सीजन लेवल है उसमें कमी आ गई और ऑक्सीजन लेवल में कमी आने से फिर वापस वो किसके ऊपर, वो पर्सन को ही झेलना पड़ रहा है। पर्सन के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक मानव जैसे बुद्धि संपन्न है तो उसको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा भी करनी चाहिए। उसका पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है और पर्यावरण से एक मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। जैसे आप अपने फ्रेंड से क्या करते हैं? फ्रेंड से कुछ चीज़ें लेते हैं तो उसको कुछ चीज़ें देते भी हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ लेते जा रहे हैं या सिर्फ देते जा रहे हैं। तो इससे आपस में एक सामंजस्य बना रहता है। वैसे ही हम अगर पर्यावरण से कुछ ले रहे हैं तो उसके बदले हमें कुछ देना भी चाहिए। जैसे आप मान लीजिए आप एक पेड़ काट रहे हैं तो उसके बदले आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक पेड़ आप लगाएं भी, जिससे कि पर्यावरण और मानव के बीच में सामंजस्य बना रहे और मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्यावरण से करता रहे और पर्यावरण में बहुत ज़्यादा नुकसान भी ना हो। तो इस तरीके से ये पर्यावरण की विशेषताएं हो गई। इसके बाद हम पर्यावरण के टाइप्स की बात करें, इन्वायरमेंट के टाइप्स की बात करें, तो कर्ट लेविन ने अपने लाइफ स्पैन कॉन्सेप्ट में 3 टाइप के पर्यावरण के बारे में बताया है। कर्ट लेविन जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपना लाइफ स्पैन का एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें उन्होंने क्या बताया?
लाइफ स्पैन के कॉन्सेप्ट में पर्यावरण के 3 टाइप बताए और उन्होंने बताया कि जो पर्सन होता है, जो व्यक्ति होता है, वो इन्हीं 3 पर्यावरण से घिरा हुआ होता है, जिसमें पहला है आपका भौतिक पर्यावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट। आप सभी जानते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है। फिजिकल एनवायरनमेंट में जलवायु हो गया, मौसम, ये सारी चीज़ें। फिर मानव की शारीरिक संरचना, उसकी कार्य क्षमता, उसका रंग रूप, आकार, ये सभी चीज़ें भौगोलिक जलवायु पर निर्भर करती हैं। क्यों? आप खुद देखें कि जो पहाड़ी एरियाज़ के लोग होते हैं, पर्वत के एरियाज़ के लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर जो लोग होते हैं उनके चेहरे का या उनके बॉडी का जो कलर होता है वो काफ़ी ज़्यादा फेयर होता है, गोरे होते हैं ज़्यादा। इसी तरीके से वो उनकी हाइट जो होती है वो छोटी होती है। पहाड़ पर चढ़ने वालों की हाइट देखें तो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। लेकिन जब आप मैदानी एरिया में चले जाते हैं या साउथ के एरियाज़ में चले जाएं, तो साउथ में क्या होता है कि साउथ में जो सूर्य है उसका प्रकाश ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वो, अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वो जो साउथ का पार्ट है वो भूमध्य रेखा के ज़्यादा पास में है, इसलिए सूर्य की रोशनी उधर ज़्यादा पड़ती है। तो सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ने की वजह से वहाँ के लोग थोड़ा सा डार्क होते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो भौगोलिक वातावरण है उसके अनुसार मानव की शारीरिक संरचना, उसकी कार्य क्षमता, रंग रूप निर्धारित होती है। यहाँ पर देखिए बताया भी जा रहा है, एक एग्जांपल दिया है कि जो गर्म जलवायु के व्यक्ति होते हैं वो आलसी टाइप के होते हैं, जबकि जो ठंडी जलवायु वाले व्यक्ति होते हैं, जहाँ पर ठंडी जलवायु है, वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति फुर्तीले और सक्रिय होते हैं, काम करने में आगे होते हैं। दूसरे टाइप की बात करें तो दूसरा पर्यावरण का टाइप इन्होंने बताया है सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। इसमें जो हमारे आसपास में समाज है, जो आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति है, किस संस्कृति से हम बिलोंग करते हैं, कौन कौन सी वहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ हैं, ये सारी चीज़ें समय समय पर व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। जैसे आप देखें तो इस टाइम चुनाव का माहौल है, तो राजनीतिक लोग बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा लोग आपके आसपास मिलेंगे, आपके पास आएंगे, तो आप उनसे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं और उनको भी प्रभावित कर रहे हैं। इसके बाद मनोवैज्ञानिक वातावरण की बात करें, थर्ड आपका साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट बताया गया, तो कर्ट लेविन ने सबसे ज़्यादा महत्व इसी को दिया है, मनोवैज्ञानिक वातावरण को इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। और इसमें वो बताते हैं कि जैसे एक पर्सन होता है तो वो अपना कोई लक्ष्य निर्धारित करता है, कोई लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बीच में जो इन्वायरमेंट है वो उसको प्रभावित करता है। जैसे आप मान लीजिए कि आपने सोचा कि मुझे 4 घंटे पढ़ाई करनी है, अब इस टाइम ठंडी का मौसम है तो आप पढ़ने बैठ रहे हैं, आपको ठंड लग रही है, तो ये जो ठंड लग रही है आपको क्या है, इन्वायरमेंट का असर है, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आपकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अगर आप ठंड से जल्दी परेशान हो जाते हैं तो हो सकता है आप 4 घंटे की बजाय 1 घंटे में ही फिर वापस रजाई के अंदर पहुंच गए कि नहीं अभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्या हो रहा है, आपको इन्वायरमेंट प्रभावित कर रहा है। अब इस प्रभाव के कारण कई बार आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो जब लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाते हैं हम, तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, स्ट्रेस बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है। तब कई बार हम अपने स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए और अपना समायोजन वापस स्थापित करने के लिए क्या करते हैं कि अपने लक्ष्य को बदल देते हैं कि हमने सोच लिया कि नहीं 4 घंटे नहीं, हमें सिर्फ 1 घंटे ही पढ़ना है। अब 1 घंटे में क्या हुआ कि हम वापस लेवल में आ गए, 1 घंटे पढ़ रहे हैं और संतुष्ट हैं और हमारा मेंटल पीस भी कायम है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने इन्वायरमेंट क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसके मुख्य रूप से कितने टाइप्स हैं, इनको जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सभी चीज़ों को जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।